नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस मैराथन क्लास में जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब कि मैराथन क्लास में हम पूरा वो डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एंड काफ़ी बड़ी क्लास ये रहने वाली है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जो है अपना लेकर बैठें सारा पेन पेंसिल वगैरह। ठीक है। चलिए एक सेकेंड, मैं बस टाइमर सेट करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट पता रहे कितने टाइम की क्लास हो गई है। या सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, पेन पेंसिल नोटबुक वगैरह लेकर बैठना, अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है। भास्कराचार्य, आर्यभट्टा और रामानुजम, इनका भाई क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, वो हमें देखना है। ये महान मैथमेटिशियंस यानी कि गणितज्ञ थे। ठीक है। किसी एक पे क्वेश्चन आएगा तो तीनों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। पहले हम भास्कराचार्य जी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इन्हें भास्कर द्वितीय और भास्कर आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारतीय गणित के अंदर बहुत काम किया और साथ में ये खगोल शास्त्री भी थे, यानी कि एस्ट्रोलॉजिस्ट भी ये थे, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। तो बहुत काम इनका रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो एक आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि जिसने मैथमेटिक्स स्कूल में अपनी पढ़ी है वो भास्कराचार्य जी का नाम उसने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। अब देखो इनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे। ठीक है। इन्होंने मतलब किया क्या है, क्या योगदान इनका रहा, वो देखते हैं। सबसे पहले तो है आर्यभट्टिया कमेंट्री। ये क्या थी भाई? देखो, भास्कराचार्य जी ने आर्यभट्टा का जितना भी काम था, ठीक है, उसको आर्यभट्टिया भस्या बोला। ठीक है। और इस कमेंट्री में उन्होंने जो आर्यभट्टा के मैथमेटिकल आइडियाज़ थे वो सब, मतलब उसका सारा कच्चा चिट्ठा लिखा, फर्दर उन को कैसे आगे डेवलप किया जा सकता है और आगे काम को उनके बढ़ाया जा सकता है, वो सब भास्कराचार्य जी ने लिखा। ठीक है। ये थी आर्यभट्टिया कमेंट्री का काम जो भास्कराचार्य ने किया। दूसरा है इन्फिनाइट सीरीज। भास्कराचार्य ने यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया इन्फिनाइट सीरीज का, पर्टिकुलरली द पावर सीरीज एक्सपेंशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसके लिए? पावर सीरीज एक्सपेंशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सच एज साइन एंड कोसाइन। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी है उनको पता होगा साइन कोसाइन क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो बस इतना जानो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है पावर सीरीज़ का इन्होंने एक्सपेंड किया था और उसमें साइन और कोसाइन के फंक्शंस जैसे हो गए, इनको बेसिकली आगे एक्सपैंड किया था। इनका जो वर्क था वो बाकी आने वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स थी कैलकस में, उसमें देखा गया कि ये फाउंडेशन रही थी जो भास्कराचार्य जी ने काम किया। आगे बढ़ेंगे। आगे है एलजेब्रा। ठीक है। देखो, एलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का प्रॉपर फील्ड है। ठीक है। और उसी के अंदर सॉल्विंग इनडेटरमाइंड इक्वेशंस, सॉल्विंग इनडेटरमाइंड इक्वेशंस एंड क्वाड्रिक इक्वेशंस, इसके लिए इन्होंने काम किया। इनके जो मेथड्स थे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वो बहुत इनोवेटिव और इन्फ्लुएंशियल थे। यानी कि नए मेथड्स इन्होंने दिए दुनिया को कि कैसे अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स को, क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी, जैसा भी हमने पढ़ा, ये मैथमेटिक्स के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी भी दिलचस्पी रखते थे। तो इन्होंने प्लानिटरी मोशन, ठीक है, कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशंस इक्लिप्सिस से रिलेटेड। इक्लिप्सिस क्या होते हैं? ग्रहण। ग्रहण कैसे किस दिन पड़ेगा उससे संबंधित कैलकुलेशंस, इन सब में भी इनका अच्छा खासा योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन था। तो आर्यभट्ट भाषा और अनंत श्रृंखला, बीजगणितीय और खगोल विज्ञान, इसके अंदर जो है भास्कराचार्य जी का अहम काम था, अहम योगदान था। ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं आर्यभट्ट जी की। भास्कराचार्य जी की बात हो गई। आर्यभट्ट जी जो है ये एक प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे, बहुत पुराने और फेमस मैथमेटिशियंस ये हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन। और ये एक खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे। कौन सी सेंचुरी के देखिएगा, भास्कर्य जी थे 12वीं सेंचुरी के, और यहाँ पे आर्यभट्ट कौन सी सेंचुरी के हैं, 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी के। और तभी तो भास्कराचार्य जी ने इन्हीं आर्यभट्ट का काम आगे बढ़ाया था, वो आर्यभट्ट कमेंट्री लिखी थी, ठीक है। इनका योगदान क्या था, देखिए आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट का सबसे प्रसिद्ध कार्य आर्यभट्टीय था, ठीक है, जो कि एक मौलिक पाठ है गणित और खगोलीय विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। इसने शून्य की अवधारणा एवं स्थान मूल्य प्रणाली और विभिन्न गणितीय एल्गोरिथम पेश किए थे, यानी कि ज़ीरो इन्होंने दिया था कि ज़ीरो का इन्वेंशन, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एल्गोरिथम वो योगदान यहाँ पे आर्यभट्ट जी ने किया था, ठीक है। और जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे ये होती है ना टेंस, वंस, हंड्रेड्स, तो ये प्लेस वैल्यू भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका था, आर्यभट्ट जी का, ठीक है। ज़ीरो का इन्वेंशन कॉन्सेप्ट लेकर आए दुनिया के सामने, प्लेस वैल्यू सिस्टम लेकर आए, ये H2O, फिर 1000, 10,000 ऐसे, ठीक है, और मैथमेटिकल एल्गोरिथम, क्लियर। साथ में ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये इनका एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन माना जाता है, अगेन सभी इम्पॉर्टेंट है इनके, वैसे ऐसा नहीं है कि कोई हो कोई नहीं हो, है सभी काम आर्यभट्ट जी के बहुत अनोखे, दुनिया में इनका नाम है, ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में नाम है इनका। यहाँ पे इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ और कैसे हम साइन और कोसाइन को कंप्यूट करते हैं, ठीक है, वो इन्होंने कॉन्सेप्ट उसका लेकर आए थे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये टेबल लेकर आए थे जो बिल्कुल एक्यूरेट थे उनके टाइम के, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में कैसे साइन और कोसाइन को कंप्यूट करते हैं, देन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो कि इनके टाइम के बहुत सही टेबल माने जाते हैं, एक्यूरेट। इसके बाद पाई की वैल्यू 3.14 जो है इन्होंने ही दी थी, जो आज के टाइम में बच्चा बच्चा यूज़ करता है। हेलियोसेंट्रिक मॉडल, आर्यभट्ट ने यहाँ पे हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो कि सोलर सिस्टम का मॉडल होता है वो पेश किया था। वेयर ही करेक्टली पोजीशन दी सन एट दी सेंटर, कि भाई सन बीच में होना चाहिए और बाकी सब अर्थ वगैरह जो है वो उसके एक्सिस पे, या अदर प्लैनेट्स उसके एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं। ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। साथ में कैलेंडर, आर्यभट्टियन कैलेंडर भी इन्होंने डेवलप किया था जो कि एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिस्ट पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तित पित वाला बोलते हैं ना कैलेंडर, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पाई इन्वेंशन, इसके अलावा हेलोसेंट्रिक मॉडल कि भाई सन के अराउंड ही सब इवॉल्व होंगे, उसके एक्सेस पे वो सेंटर में होगा। देन कैलेंडर जो कि ज्योतिषी वगैरह यूज़ करते हैं, वो कैलेंडर का इन्वेंशन जिसको आर्यभट्टन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है वो इन्होंने दिया था, उसका इन्वेंशन किया था, ठीक है। अगला है श्रीनिवास रामानुजम। देखिए श्रीनिवास रामानुजन थे, ये भी एक भारतीय विषय गणितज्ञ थे। कौन सी सेंचुरी के, 19, ठीक है, 19 के भी अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत के, ठीक है, ये जो थे वो गणितज्ञ थे। याद रखिएगा 19th सेंचुरी का एंड 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग। अब इनका योगदान क्या था, संख्या सिद्धांत। रामानुजन ने संख्या में अभूतपूर्व योगदान दिया, विशेष रूप से मॉड्यूलर रूपों और अंडाकार वक्रों के क्षेत्र में। उनकी खोजों में पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित अनेक प्रमेय और सूत्र शामिल थे। यानी कि कहने का मतलब है इन्होंने जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि ताबड़तोड़ कंट्रीब्यूशन किया था।
ये जो नंबर की थ्योरी है उसको दुनिया के सामने लेकर आए थे, ठीक है, पर्टिकुलरली मॉड्यूलर फॉर्म्स में, ठीक है। इसके अंदर ये इतना टेक्निकल नहीं, बस आप इतना याद रखो नंबर थ्योरी का कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया, जिसमें न्यूमरस थ्योरम और फॉर्मूलाज इंटीजर्स के लिए शामिल थे, ठीक है। तो नंबर्स के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा रामानुजन्स प्राइम्स, देखिए ही फॉर्मुलेटेड द रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शंस, और जो कि आज भी मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, रामानुजन प्राइम एंड रामानुजन थीटा, राइट। ये इन्फिनाइट सीरीज़ लेकर आए जिसको हम कंटिन्यू करते हैं फ्रैक्शंस में, ठीक है। मतलब इससे ही फ्रैक्शंस की इन्वेंशन हुई थी, डेवलपमेंट हुआ था, और उसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्शंस में ये यूज़ होता है। तो इन्फिनाइट सीरीज़ को लेकर आए जिससे डेवलप हुआ क्या, डेवलप हुआ फ्रैक्शंस, ठीक है। उसकी डिस्कवरी हुई, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ की डिस्कवरी हुई, और इसी तरीके से आगे जो है अदर मैथमेटिशियंस ने इनके काम को पे आगे वर्क किया, एक्सपैंड किया, ठीक है। सो इन्फिनाइट सीरीज जो इनका वर्क था वो लेटर रिसर्चेस के लिए, लेटर जो मैथ्स में कंट्रीब्यूशंस हुए वो इसी की वजह से हुए। मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ दे दिया तो उससे न जाने क्या क्या बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉक थीटा फंक्शन। देखिए मॉक थीटा फंक्शन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये इनका एक स्टडी एरिया था जो कि ये काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड देन और भी मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस पे वर्क किया था, बट दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ गिवन बाय भास्कराचार्य, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। रामानुजन ने बहुत सारे एक ट्रेजर छोड़ दिया, बहुत सारी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स छोड़ दी, ठीक है, जिसमें आगे जाके जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बहुत रिसर्चेस की, ठीक है। जीवन में अपना वो जितना काम कर सकते थे उतना उन्होंने किया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें लर्न करने वाली हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं मैथमेटिक्स के। उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स क्या है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, क्यों टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा एक इंट्रो दे दिया। उसके बाद हम एम्स पे आएंगे, ठीक है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस। देखो बच्चों के अंदर जब तक कॉम्पिटेंस की फीलिंग नहीं आएगी तो किसी भी चीज़ को करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर जहाँ पे वो कॉम्पिटेंस या क्षमता बच्चे के अंदर आ गई वहाँ पे बच्चा बहुत कुछ करके आपको दिखा देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले बच्चे के अंदर वो क्षमताएं डेवलप की जाएं जिससे वो मैथमेटिक्स को आगे कंटिन्यू कर सकते, उसका डेवलपमेंट उसके अंदर हो सके। दूसरा है बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। लेट सपोज बच्चे ने रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम उसके पास आती है विच इज़ रिलेटेड विद मैथमेटिक्स, तो वो उसको सॉल्व कर पाए, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो तो उसको सॉल्व कर पाए, इस काबिल हम बच्चे को बनाते हैं मैथमेटिक्स में। लेट सपोज से फॉर एग्जांपल उसने 10 आइटम खरीदे, अब 10 आइटम्स की कैलकुलेशन वो कर पाए, इस काबिल बच्चे को बनाना, ठीक है। ऐसे ही जनरल एग्जांपल्स आप और भी सोच सकते हो। तीसरा है लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चे के अंदर सूझबूझ का विकास हो, ठीक है। बच्चा हर चीज़ को रिलेट कर पाए कि कैसे जो मैं पढ़ रहा हूँ मैथमेटिक्स में वो कैसे उससे संबंधित है, ठीक है। तो वो इंडक्टिव और डिडक्टिव वेज समझ पाए, वो रीजनिंग समझ पाए कि क्यों, किसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। लेट सपोज वो देखता है कि एक चीज़ का स्टॉक्स का भाव आज इतना था और फिर वो गिरकर इतना हो गया, क्या उसके पीछे रीजंस हैं, क्यों ऐसा होता है, तो वो सब बच्चा समझ पाए, समझ रहा है। इससे संबंधित बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत यूज़ करते हैं, जैसे इस क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि मैंने अभी टाइमर सेट किया है,
ठीक है, तो ये टाइमर सेट किया, इसमें भी मैं अभी नंबर्स का यूज़ कर रही हूँ। सी, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसकी भी एक प्लेइंग वो होगा कि ये इतनी देर तक प्ले होगी। तो आप भी इस तरीके से, भाई इतनी देर की वीडियो मैम ने डाली है, मैंने अभी शुरू के 15 मिनट की देख ली, बाकी के इतने मिनट की मैं बाद में देखूँगा। तो ऐसे करके हर जगह हम नंबर्स का यूसेज है, तो बच्चा भी वो चीज़ समझ पाए। एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन, देखो मैथमेटिक्स यहाँ पे बच्चे को जो है मतलब छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता देता है, या जनरलाइज करने की वो देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, और इसका सॉल्यूशन ये है तो वो भी क्यों है। ठीक है, समझ रहे हो? वरना जब तक हम मैथ्स पढ़ेंगे नहीं ना, तो तब तक हिसाब किताब नहीं समझ पाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। मेरी एक नोन में आंटी थी, मैं उनके साथ मार्केट जाती हूँ। शी वॉज़, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने आप को अंगूठा छाप अनपढ़ वो बोलती थी कि भाई मैं कभी स्कूल नहीं गई, ना मैं कर पाती। उन्हें हमेशा मार्केट जाने के लिए एक बंदा चाहिए होता था। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी कैलकुलेशंस नहीं कर पाती, थोड़ी बहुत कर लेंगी 10, 50, 100 वाली, अदरवाइज़ नहीं कर पाती थी। कि अगर उन्होंने को 2,000 रुपये उन्होंने किसी को दिए और उस 1,682 रुपये का बिल है, तो कितने पैसे वापस मिलेंगे वो नहीं समझ पाती थी। तो इसलिए उनको हमेशा आज तक की डेट में कोई ना कोई कंपनी करने के लिए, साथ जाने के लिए चाहिए मार्केट में। तो इसलिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है, ये एक उद्देश्य है। समझ रहे हो? तो यही सब ऐसे एग्जाम्पल्स भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। देखो हम ना मैथमेटिक्स के थ्रू कम्युनिकेट भी करते हैं, रीज़न, सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मेरा भाई है, उसका अपना रेस्टोरेंट है, तो वो हिसाब लेके बैठा था पूरे महीने का कि ये खर्चा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। फिर उसको कुछ शॉर्टेज आती 720, 770 ऐसे कुछ रुपए की, कि भाई ये खर्चा हुआ तो कहाँ हुआ। तो उसी को वो करने में, मतलब करने में कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक्स थी, तो वही सब हिसाब किताब करने में कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो रीजनिंग और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आप कल को जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, सब में मैथमेटिक्स का नीड है। देन मैथमेटिकल लिटरेसी, बिल्कुल मैथमेटिक्स के लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज ग्राफ देखा कोई, ठीक है, उस ग्राफ को समझना वो क्या दर्शा रहा है वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स अगर हम किसी बुक में देखते हैं, किसी मैगज़ीन में देखते हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें दिखाता है, किसी सेमिनार में जाते हैं, तो वो समझ पाए हम। ठीक है, आज के टाइम में देखो SPF वाली ना क्रीम आती है, सनस्क्रीन, तो उसमें भी लिखा होता है, मीटर बना होता है एक, कि आपको आपकी स्किन के हिसाब से क्या नीड है, उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज़ है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स ना हमारे साथ कम्युनिकेट करती है और हमें लिटरेट करती है हमारी डेली लाइफ में। तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैथमेटिक्स हमें दे रही है, हम वो समझ पाएँ। जैसे आप कोई भी पैकेट देखोगे, जैसे चॉकलेट का पैकेट है, उसके पीछे लिखा होता है इसमें कितनी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह सब है। तो वो चीज़ें भी समझने के लिए मैथमेटिक्स की जानकारी बेसिक होनी तो बहुत ज़रूरी है, जो कि स्कूल में ही मिलती है। देन एप्रिसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स, देखो अब मैथमेटिक्स एक ब्यूटीफुल दुनिया है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट होना और बच्चे इंगेज रहें डीपली, ऐसा ना हो बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, लव करें वो मैथमेटिक्स से। तो वो एप्रिसिएशन मैथमेटिक्स के प्रति होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे क्या है, एम्स हैं, लक्ष्य हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैथमेटिक्स के, वो देखते हैं। उद्देश्य देखिए, ये एम्स जो थे ना, एम्स जनरली होते हैं जो लॉन्ग टाइम में अचीव होते हैं, लॉन्ग टाइम में। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट या पूरा टर्म या से पूरी सेकेंडरी क्लास, एलिमेंट्री क्लास, ऐसे 2-2, 3-3 साल या पूरा साल भर ऐसे लॉन्ग टाइम में अचीव होते हैं। पर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये बेसिकली
किससे रिलेटेड होते हैं, टॉपिक से, और शॉर्ट टाइम में, थोड़े समय में जो है इनको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, स्टूडेंट्स को हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसके बारे में जानकारी हो जाती है, तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटेशनल प्रोफिशेंसी बच्चे के अंदर आती है, यानी कि बच्चा जो है वो मैथ्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से कर पाता है। ठीक है, जैसे मैनिपुलेशंस हो गया, किसी आइडेंटिटी को सॉल्व करना हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, एक्स की वैल्यू निकालना जैसे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाता है, लेट सपोज बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर पाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा जो भाई है उसको 770 रुपये का कुछ हिसाब जो है समझ नहीं आ रहा था कि ये खर्चा कहाँ हुआ। माना वो बहुत छोटा अमाउंट है, बट जब आप क्लोजिंग करने बैठते हो ना किसी भी बिजनेस में महीने की, तो हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो वही चीज़ उसने करी कि वो सबको उसने लगाया, हेल्प ली कि भाई आप देखो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स में गड़बड़ तो नहीं है, पर वही हुआ, वो प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं, फिर उसके सॉल्यूशन पे पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। हमें पता है मैथमेटिक्स हमसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ कम्युनिकेट करती है, तो वो कम्युनिकेशन हम समझ पाए। जैसे कि एग्जांपल, चिप्स के पैकेट के पीछे जो लिखा होता है कि भाई इसमें कितना मात्रा में क्या चीज़ है, तो वैसे कम्युनिकेशंस को हम समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द हो रही है तो उसमें मैथ्स छिपी है, तो हम बता पाएँ कि उसका रीज़न क्या है। लेट सपोज अभी ना मेरे एसी में घर के गैस जो है वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो वो बंदा आता है, वो बताता है इसमें इतनी गैस है, ये जम गई है इतनी परसेंटेज तक, अब मेरे को ये भी निकालनी पड़ेगी और फिर मैं ऐसे न्यू डालूंगा। तो वो उसके अंदर भी मैथमेटिक्स की रीजनिंग मुझे दे रहा था। अब लेट सपोज उसको नहीं पता होता तो वो कैसे रीजनिंग देता, उसको पता था, उसने प्रॉपर पढ़ाई की हुई है, उसको प्रैक्टिस है, एसी मैकेनिक वो है, तो उसने वो रीजनिंग दे के मेरे को सारा कुछ समझाया कि वो क्या क्या करेगा। राइट, तो वो ही रीजनिंग्स जो मैथमेटिक्स हर चीज़ में छुपा है, हम वो रीजनिंग्स दे पाएँ, देन अप्लाई कर पाएँ मैथमेटिक्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रियल लाइफ सिचुएशंस में। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। राइट, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन कि भाई पेडागॉजिकल एनालिसिस क्या होता है और इसको किस तरीके से किया जाता है। चलिए, देखो पेडागॉजिकल एनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं शैक्षणिक विश्लेषण। क्या बोलते हैं, शैक्षणिक विश्लेषण। अब देखो हम बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम क्लास में ना प्लान करके जाएंगे कि बच्चे को कैसे कैसे और क्या पढ़ाना है। उसी को हम बोलते हैं कि भाई जो भी बच्चे को आज हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसका विश्लेषण करें। ठीक है, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण, पेडागॉजिकल एनालिसिस। पेडागॉजी का मतलब क्या होता है, अभी ये आपका सब्जेक्ट है पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसमें पेडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग, यानी कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो कैसे आपको पढ़ाना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, वो ही हम पेडागॉजिकल एनालिसिस करते हैं, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है और उसी तरीके से हर टॉपिक का पेडागॉजिकल एनालिसिस किया जाता है। अब ये क्या फॉर्मेट है वो समझो। ठीक है, वो ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए हैं, एक बार मैं उसे ओपन कर लूँ फिर इसको हम समझते हैं आराम से।
चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। देखो, इन स्टेप्स को जानने के बाद ना, चाहे किसी भी टॉपिक पे एग्ज़ाम में आ जाए, आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को मेरी गारंटी है आप सब पे कर पाओगे। ठीक है, शुरू करें। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट। इसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, किस क्लास के लिए है वो लिखेंगे। तीसरा हम टाइप लिखेंगे, टाइप में हम डालेंगे किस टाइप के चैप्टर के अंदर आता है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, जियोमेट्रिक है, क्या है। टॉपिक के अंदर फर्दर अंदर वाला जो टॉपिक है, लेट सपोज हम ज्योमेट्री कर रहे हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स का टॉपिक कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगी सिमिलर ट्रायंगल्स और टाइप में मैं लिखूँगी जियोमेट्री। क्लास लिख देते हैं 7th। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ मैं आपको, कर आप सारे टॉपिक पाओगे। अब इसके बाद दूसरा हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव, जो अभी ऊपर पढ़े। जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स या एम्स कुछ भी समझ लो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे हमारे किससे रिलेटेड, टॉपिक से संबंधित। एग्जाम्पल देती हूँ हम ज्योमेट्री के। जनरल एम होगा वो ज्योमेट्री से संबंधित होगा या मैथ से, जैसे टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, टू मेक students understand the concept of geometry. ठीक है, to develop appreciation for mathematics among students. ठीक है, और अगला to make students able to solve problems related to mathematics in their daily lives. ठीक है, कि बच्चों के अंदर प्यार उत्पन्न करना गणित के प्रति, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना गणित के प्रति, बच्चों को समस्या समाधान योग्य बनाना। ठीक है, और बच्चों में गणित के प्रति सहारण एप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं सराहना। ठीक है, वो उत्पन्न करना बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब चौथा, ठीक है, स्पेसिफिक और जनरल समझ आ गए, स्पेसिफिक रह गया ना अभी। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो सिमिलर ट्रायंगल से संबंधित है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बच्चों को सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, बच्चे सिमिलर ट्रायंगल्स के टाइप्स जान पाएंगे। ठीक है, बच्चे जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे अमंग ट्रायंगल्स, बच्चों को ट्रायंगल्स के ये फॉर्मूलाज पता चलेंगे जो भी चैप्टर के अंदर है। ठीक है, या टाइप्स पता चलेंगे जो भी है, तो वो सब सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड आपका हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक से संबंधित और ये सब्जेक्ट से संबंधित। ठीक है, क्लियर इतना।
चलिए चौथे पे बढ़ेंगे। फोर्थ इज टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे आप उस टॉपिक की, फिर बॉडी लिखोगे जो भी टॉपिक में मेन चीज़ें आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो है आप समरी लिखोगे, उस टॉपिक से संबंधित समरी। राइट, ये आपको फोर्थ पॉइंट में लिखना है। ये आपका 1 पेज का होना चाहिए एटलीस्ट, टीचिंग पॉइंट। फिफ्थ जो है, इसमें टीचिंग के मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज लिखोगे आप। ठीक है, इसके अंदर आपको वही बेसिक लिखना है, एक्सप्लेनेशन मेथड, 3 लिस्ट लिखनी है, एक्सप्लेनेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड और ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये 3 आप लिख दो, वो बहुत है। इसके बाद सिक्स्थ बताती हूँ। सिक्स्थ में आपको लिखना है टीचिंग एड्स, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपने यूज़ की, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज़ किए हैं। पहला तो हो गया ब्लैक बोर्ड, दूसरा हो गया पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक। ठीक है, दूसरा हो गया पॉइंटर, पॉइंटर के बाद हो गया चार्ट पेपर। ठीक है, जो आपने ही बनाया होगा, और आप लिख दो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये बेसिक हैं, ये सब आप लिख दो इसके अंदर। ये 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये हैं स्टेप्स पेडागोजिकल एनालिसिस के। क्लियर? आई होप आप किसी भी टॉपिक पे आए आप आराम से कर पाएंगे। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब है प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान ऑन दी टीचिंग ऑफ डैश। कोई भी टॉपिक पे आपको इनमें से बनाना है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में वो अपने एग्ज़ामिनर अपनी मर्ज़ी से नहीं डालेगा, आपको छूट होगी, आप कोई भी टॉपिक पे बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अब स्किल कौन सा दे दे, तो देखिए आपके सिलेबस में काफ़ी सारे माइक्रो टीचिंग स्किल्स दिए हुए हैं, उनमें से किसी भी एक पे आपको जो है करने को आएगा कि भाई इस पर्टिकुलर स्किल पे लेसन प्लान बना के दिखाओ। ठीक है, जो आंसर ये वाला पीडीएफ है ना, इसी के साथ मैं एक माइक्रो लेसन, ऐसा करते हैं चलो, एक माइक्रो लेसन प्लान ना मैं हमारे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूँगी। आप सभी एक बार देख लीजिएगा कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, या मैं दिखाई देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो लेसन प्लान ये है। ये जैसे फर्स्ट है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग पे, टॉपिक है इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और बच्चे आंसर कर रहे हैं। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी क्या हुई भाई, जो आप हो, आपको स्टूडेंट टीचर बोलते हैं क्योंकि अभी आप प्रॉपर टीचर बने नहीं हो, आप एक स्टूडेंट टीचर हो, आप खुद भी स्टूडेंट हो और एज अ टीचर जो है ट्रेन हो रहे हो, तो प्यूपल्स टीचर या स्टूडेंट टीचर आपको बोला गया है। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो वो इस साइड लाइन की लिखनी है, और जो एक्टिविटीज स्टूडेंट्स करेंगे वो इस साइड। ये एक्सपेक्टेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्री प्लानिंग है, हम पहले ही प्लान करके क्लास में जो है लेसन प्लान बनाते हैं, तो बच्चों से जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं हम वही यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी की भाई ये क्वेश्चन टीचर ने पूछा, बच्चे क्या बोलेंगे, ये पूछा, बच्चे क्या बोलेंगे, तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटरेस्ट टॉपिक पे यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये हो गया स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग। देन स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन द लेसन, इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे लेसन। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टॉपिक लिया हुआ है, और कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है लेसन, वो सारा यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार देख लो आप। बाकी इंग्लिश और हिंदी में 2-3 लेसन प्लान्स माइक्रो के मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल दूँगी, कैसे बनाते हैं आप वहाँ से देख लेना। ये री-इन्फोर्समेंट का है, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट, टॉपिक है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
राइट। जैसे बच्चे को ना हम कभी भी एकदम से नहीं बोलते नो यू आर रॉन्ग, गलत आंसर दिया है, नो। हम बच्चे को बोलते हैं वेल ट्राइड, अच्छी कोशिश की, पर सोचो और क्या होगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे इस लेसन प्लान, इस स्किल में बेसिकली होती हैं, राइट। चलिए नाउ बैक टू द टॉपिक। तो माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, आई होप ये क्लियर होगा अब। बाकी इसकी थ्योरी है, ये थोड़ा सा आप रीड कर लेना। माइक्रो लेसन प्लान आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी में दोनों में, एक बार देख लीजिएगा कैसे बनता है। बहुत आसान है, ये टॉपिक भी बहुत आसान है अपने आप में। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस क्या है भाई टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स के अंदर, और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स की। ठीक है, देखो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो, यानी कि जो भी बुक है उसमें संरचित शिक्षा हो, यानी कि एक संगठित रूप से एक ऑर्डर में चीज़ें दी गई हो, जिसमें पहले आसान और बेस फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं, फिर धीरे धीरे मुश्किल यानी कि सरल से जटिल, इजी से डिफ़िकल्ट की और चैप्टर्स हो। पहले फाउंडेशन बच्चे की बनाए, ठीक है, यानी कि नींव को मजबूत करें और फिर पेड़ खड़ा करें। समझ रहे हो? फिर स्ट्रक्चर खड़ा करें बेसिकली, ठीक है, तो वो चीज़ की जाए, राइट। दूसरा है कंसिस्टेंसी। देखो टेक्स्ट बुक में एक कंसिस्टेंसी होना मैथमेटिक्स एजुकेशन के अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रॉपर करिकुलम के अकॉर्डिंग हो, टीचर्स के लिए रेफरेंस पॉइंट्स हो, बच्चों के लिए कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हों, समरीज हों लेसन के एंड में, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि निरंतरता का होना। अगला है कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट। देखो ऐसा ना हो कि उसमें सिर्फ एक ही तरह की एजुकेशन है, अलग अलग टेक्निक्स होनी चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हर टॉपिक के एंड में, तो मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट बच्चों को दे, ठीक है। तो ऐसी मैथमेटिक्स बुक हमेशा डिज़ाइन होनी चाहिए इस तरीके से। देन प्रोग्रेशन ऑफ डिफ़िकल्टी। देखो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो स्टार्टिंग में ही नहीं रखेंगे, ऐसे क्या होगा, बच्चे हो सकता है इंटरेस्ट ही ना ले, उन्हें लगे ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। धीरे धीरे बच्चों को जो है डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ाना है, एकदम से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, लास्ट में रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। जैसे अगर इस टॉपिक के बारे में और पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब तो देखो बुक्स वगैरह में ना वो अपने क्यूआर कोड देने लग गए हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे जाके आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि बुक्स तो करिकुलम के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है, और करिकुलम से भी ज़्यादा कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, थोड़ा पढ़ना चाहता है, तो इस तरीके से रेफरेंस करके पढ़ सके। नेक्स्ट इज़ होमवर्क असाइनमेंट्स होने चाहिए, जो होते भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं एंड में, तो टीचर कुछ क्लास में करवाती है, कुछ होमवर्क के लिए देती हैं। सप्लीमेंटल रिसोर्स होना चाहिए टेक्स्ट बुक के साथ, जैसे सॉल्यूशंस के मैनुअल हों, टीचर्स के लिए अलग से गाइड्स हों, ठीक है। वो एक छोटी सी बुक मिलती है हर मैथमेटिक्स बुक के साथ, या ऑनलाइन रिसोर्सेज देने लग गए, जैसे मैंने भी बोला क्यूआर कोड होता है, ठीक है, या वेबसाइट का होता है कि यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे आप हमारी देख सकते हो। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री थिंग्स भी, रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं। अब अच्छी मैथमेटिक्स बुक की, टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़ क्या होंगी भाई, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिसाइज हो, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द करिकुलम भी चीज़ें ना डाल दें। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस वाइज, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स होने चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का। एक्सरसाइजेज में वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं, एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज भी हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व प्रॉब्लम्स हों, ठीक है, ऐसा ना हो सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को ही दे दी हैं, कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स पहले एक दो कराई हों, फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए बच्चों को दे। कैसे मैथमेटिक्स रियल वर्ल्ड के साथ अप्लाई होता है, रियल वर्ल्ड में उसका क्या एप्लीकेशन है वो हो, कैसे उसे अदर सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे साइंस, इको, फाइनेंस एट्सेट्रा। कंसिस्टेंट फॉर्मेट हो, यानी कि पहले हेडिंग्स हैं,
क्लियर हेडिंग्स, उसके बाद टॉपिक की प्रेजेंटेशन है, उसकी भी सब हेडिंग्स भी प्रॉपर हैं, बीच में एक्सरसाइजेज, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह भी दी हुई है सॉल्व करके, तो एक सीक्वेंस हो। देन असेसमेंट मटेरियल हो जो लास्ट में होता है, जैसे क्विज वगैरह हर चैप्टर के एंड में होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती है, पजल्स होती हैं। देन अपडेटेड कंटेंट के, देखो हर बुक को ना ऐसा नहीं एक बार बना के छोड़ दिया, हमेशा उसको अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, तो वो अपडेशंस हो। देन टीचर फ्रेंडली फीचर्स हों, यानी कि टेक्स्ट बुक में टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस, गाइड्स, ये सब भी होनी चाहिए, या अलग से उसके साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल टीचर्स को मिले, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, हिंदी में एक बार देख लेते हैं, मैं पॉइंट्स दिखा देती हूँ, बाकी देखो समझ तो हम आम बोलचाल की भाषा में, ऐसा नहीं है मैं इंग्लिश में आपको समझा रही हूँ। एक बार अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो ना ये मैराथन वाली, अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। श्रव्य दृश्य सामग्री की अवधारणा को वर्गीकृत करें। आप गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री कैसे तैयार करेंगे वो बताएं। ऑडियो विजुअल एड्स, देखो 3 तरह के एड्स होते हैं। एड्स मतलब यहाँ पे टीचिंग एड्स की बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम हर चैप्टर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लिस्ट बता देती हूँ, चार्ट्स, मॉडल्स, पीपीटी, ये टीचिंग एड्स हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 3 तरह में इसको डिवाइड करते हैं, ऑडियो, वीडियो, और एक वो जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है इसकी, ऑडियो वीडियो जिसमें दोनों हो। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें ऑडियो भी होती है और वीडियो भी होती है, ये तीसरे वाले की यहाँ पे बात कर रहा है, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में समझाना है। इसका हो गया प्रोजेक्शन एड्स, ठीक है, जैसे कि OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से ऐसे करके लाइट आती है और वाइट स्क्रीन पे पर्दे पे चलते हैं, तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्रोजेक्टर्स भी वही होते हैं, उनका यूसेज क्लासरूम में, लेट सपोज उससे आप कोई डायग्राम या इक्वेशन समझा रहे हो, ठीक है, तो दीवार पे जो भी क्लासरूम के अंदर एक दीवार है जिस पे कुछ नहीं है, प्लेन वॉल है, तो उसके ऊपर उसको चलाया जा सकता है, और नहीं है तो उसके पर्दे आते हैं, वो पर्दा क्लासरूम में लग जाता है और उस पर आप जो है प्रोजेक्शन एड्स अपनी फ्लैश छोड़ते हैं जो, उससे बच्चों को दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसकी जगह क्या हो गया आज के टाइम में, पैनल्स आ गए हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स, ठीक है। आपने जो देखा होगा बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे भी जिनका यूज़ करते हैं, तो वो स्कूल्स के अंदर भी आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में लगे होते हैं, तो उनकी मदद से समझाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑडियो एड्स, ये होते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये अब सिर्फ ऑडियो एड्स की बात हम कर रहे हैं, जिसमें आप ये लगा लो FM होगा। एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों को ना, स्कूल के अंदर आज के टाइम में नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात करते हैं ना, तो वो सुनाई जाती है, तो वो एक ऑडियो एड है, उसमें दिखाना नहीं होता, सिर्फ सुनना होता है बच्चों को, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई। छोटी क्लासेस में बताती हूँ, इसके लिए नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो टीचर जो है प्ले कर देती है ऑडियो को, 1 2 3 एक राइमिंग फॉर्म में, ठीक है, एक पोएम की तरह, और बच्चे साथ साथ बोलते रहते हैं, तो इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की बात हो रही है। देन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, देखो वाइट बोर्ड्स जो होते हैं वो डिजिटली बोर्ड्स बेसिकली, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, तो उसमें भी एक्सप्लेनिंग द मतलब वर्बल एक्सप्लेनेशन का काम भी वो करते हैं। लेट सपोज उसमें अगर आपने कोई कंटेंट सेलेक्ट कर दिया, तो उसमें ऑटोमेटिक रीडिंग भी होती है, वो ही रीड करेगा आपके लिए और बच्चे सुनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है विजुअल एड्स,
ठीक है, उसमें प्रिंटेड एड्स हो गए जिसको हम देख सकते हैं, जैसे चार्ट, पोस्टर्स और टेक्स्ट बुक, वर्क बुक्स वगैरह, जिसको सिर्फ विजुअल हम महसूस करेंगे, जिसमें आवाज़ नहीं हो। ठीक है, और इसके अलावा डिजिटल एड्स वगैरह ये सब काफ़ी होते हैं। अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। पहले आइडेंटिफाई करें हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं। ठीक है, कि हम जो भी लेसन है वो बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एड सेलेक्ट किया कि भाई ये टीचिंग एड यूज़ करना है। फिर हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन क्लियर करते हैं उसका, अच्छे विजुअल्स बनाते हैं उसके। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे को बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ाना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स मुझे पता चल गए। मैंने उसके लिए चुना पीपीटी प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने स्लाइड्स बनाई, क्रिएट किया कंटेंट, फिर मैंने उसको सजाया यहाँ पे। ठीक है, उसका बॉर्डर दिया, पेज नंबर दिया उसको, पीछे बैकग्राउंड दिया, अच्छा सा कलरफुल और अट्रैक्टिव उसको बनाया। ठीक है, फिर उसमें नरेशंस डाले और एक्सप्लेनेशंस डाली। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बुक से या बुक से कुछ नोट्स आप फ्रेम कर सकते हो। फिर आप टेस्ट करते हो और रिवाइज करते हो। टेस्ट यानी कि देखते हो सब कुछ ठीक से है या नहीं है, कोई चीज़ लेफ़्ट राइट तो नहीं हो गई, यानी कि अलाइनमेंट तो नहीं बिगड़ गया, या इसके अंदर सीक्वेंस सही है या नहीं है, सभी टॉपिक्स कवर्ड है या नहीं है, सब टॉपिक्स कवर्ड हैं या नहीं है। फिर उसको रिवाइज करके देखते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो अब टीचर एक बार कि भाई किसके बाद क्या पढ़ाना है, उसके एग्जाम्पल्स मैंने कौन से डाले हैं, और एग्जाम्पल डाले हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बच्चों को आगे एक दो मैं क्या कर सकती हूँ जो बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। तो इस तरीके से आप क्लास में जाने से पहले रिवाइज करते हो, फिर उनको लेसन के साथ जोड़ देते हो जो पीपीटी बनाई है, जो भी एड्स आपने डिसाइड किए हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स को इंगेज करते हो, मतलब कि एक्चुअल में यूज़ हो रहा है वो। और बच्चे हमेशा ना टीचिंग एड से सीखने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बट टीचर का काम यहाँ पे ये होगा कि वो रोज़ हर चैप्टर के लिए अलग टीचिंग एड्स यूज़ कर रही है। ऐसा नहीं हो कि रोज़ चार्ट पेपर ही बना के ले गए हो, तो कौन इंटरेस्ट लेगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, और इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। देखो, इंडक्टिव मेथड बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो सॉरी। इंडक्टिव मेथड होता है, ये इंडक्टिव डिडक्टिव ना सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाला है। एक बार हिंदी में देख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखो, इंडक्टिव को हिंदी में बोलते हैं आगमनात्मक, और डिडक्टिव को निगमनात्मक। आगमनात्मक जो होता है वो है जनरल से स्पेसिफिक की ओर, मतलब कॉमन से हम मेन चीज़ पर गए हैं। ठीक है, मतलब पहले हमने परिचित किया फिर उदाहरण दिया, राइट। थ्योरी पहले पढ़ाई, फिर बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर जनरली हम करते ही करते हैं। ठीक है, और दूसरा डिडक्टिव है, पहले एग्जाम्पल्स दिए, फिर एग्जाम्पल से यानी कि उदाहरण से बच्चे ने जो है वो थ्योरी समझी। इसको हम ग्रामर के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं।
जैसे नाउन या संज्ञा पढ़ाना हो तो पहले हम बताते हैं बच्चे को संज्ञा होता क्या क्या है। ये बाटल है, ये माइक है, इंसान का नाम है, जिस भी नाम वाले शब्द बेसिकली संज्ञा होते हैं, वो बच्चे को सारे नाम बताए, बच्चा समझ गया संज्ञा क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन बताई। ठीक है। आगमनात्मक हो गया जिसमें हम पहले थ्योरी बता रहे हैं और फिर एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये होता है आगमनात्मक और निगमनात्मक। अब गणित के अंदर हम दोनों यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कई बार टीचर पहले एग्जाम्पल्स बच्चों को देती है, कुछ क्वेश्चन देती है, उनको सॉल्व करना सिखाती है और फिर थ्योरी बताती है। या कुछ टॉपिक्स के लिए पहले थ्योरी बताती है टीचर, जैसे कि ज्योमेट्री के लिए पहले हम बताते हैं पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है। ठीक है, ये सब बच्चों को बताते हैं, या और भी चीज़ें। उसके बाद उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स देकर बच्चों को समझाते हैं कि वो क्या है। तो आगमनात्मक और निगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही मैथमेटिक्स के अंदर हम करते हैं यूज़। राइट। इसको लिखना कैसे है, एक बार वो थ्योरी आप देख लीजिए। सो आई होप क्लियर है अब यहाँ से। इसके अलावा देखो अभी और क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, बट मेन जो फॉर श्योर क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिक्स में आते ही हैं, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में आपके एग्ज़ाम में, हमने इस मैराथन में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बाकी अगर आप और क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, लगभग ये 15 के करीब क्वेश्चंस हैं, अगर आप सारे करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यही पीडीएफ हैं, इसी तरीके से आंसर्स हैं। ये इंग्लिश मीडियम का है विच इज़ ऑफ 65 पेजेस, एंड दिस इज़ ऑफ हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में है 58 पेजेस। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ की नीड लगती है तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक पेड पीडीएफ होता है जो कि गारंटीड सबसे सस्ता पीडीएफ है, आपको इस प्राइस पे और कहीं नहीं मिलेगा, 115 रुपये का। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी यहाँ से करें और अच्छे से कीजिएगा। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बट याद करने को बहुत कुछ है, पढ़ने को बहुत कुछ है इस सब्जेक्ट में। तो इसलिए हमेशा मेरी एडवाइस रहती है अच्छे से इस जो है पूरा सिलेबस कवर करो। पूरा नहीं, बट जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको बताया जाता है, लगभग जो 15 क्वेश्चन है मैं सभी को बोलूँगी उसमें से 2-4 छोड़ के, 2-1 छोड़ के बाकी सारे 11-12-13 तक प्रश्न आप कर लो। तो वो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। बाकी इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी किए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है बाकी सब्जेक्ट्स का भी देखना हो। और साथ में अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स की मैराथन देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैराथन सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, उसमें बाकी सब्जेक्ट की भी मैराथन्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर के लिए आज इतना ही। बाकी मिलते रहेंगे आगे और डिस्कशंस करते रहेंगे, एंड हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रही तो उसके लिए मेक श्योर
आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन पे ऑल पे हिट करें। एंड माइक्रो लेसन प्लान हैंड रिटन जो है, एक दो इंग्लिश में, एक दो हिंदी में, एज एन एग्ज़ाम्पल मैं हमारे टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर दूँगी। आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, या जो स्टूडेंट्स बाद में ये वीडियो देखते हैं तो वो सर्च में लिखिएगा मैथमेटिक्स माइक्रो लेसन प्लान्स, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में मैं पोस्ट करूँगी, तो मेक श्योर आप दोनों में देखो। बाकी देखो, इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी डाउट है या एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो बिल्कुल आपको समझ ना आ रहा हो, सर के ऊपर से जा रहा हो, तो कमेंट कर देना। उस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। अदरवाइज़ मोस्टली जो ज़रूरी है वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए ही हैं, जो फॉर श्योर है भाई आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो उतना ही कवर हो जाता है, तो आराम से आप जो है पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स के साथ पास डेफिनेटली हो जाते हो। राइट, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाकी अब हम मिलेंगे किसी और क्लास में। इस लेक्चर के लिए इतना ही, इस मैराथन के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।